वेलकम बैक जनाब जी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लास्ट वीडियो लेक्चर के साथ मौजूद। जैसा कि आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा, क्या देखा? स्टिशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट देखा। और क्या देखा कि बज़ाहिर पड़ी हुई जो क्वांटिटी है उसको देखकर जो कम या ज़्यादा मिकदार में है लिमिटिंग रिएक्टेंट पता नहीं चलेगा, हाँ, जब तक आप उसको कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेयर किए बगैर आप नहीं पता चला सकते कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आओ जरा लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट पर ठप्पा लगाते हैं। ठप्पा मतलब ना भुल्ले कदे भी। ते आओ जरा ऐसा सवाल सॉल्व करने। जनाबे वाली सवाल में कहता है कि 8 ग्राम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ईच। यहां पे अब थोड़ी सी कंफ्यूजन से बचना है। 8 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ईच का मतलब है दोनों का 8-8 ग्राम मैंने आपको दिया है। रिएक्ट्स कंप्लीटली कर रहा है टू प्रोड्यूस हाउ मच मैस ऑफ द वाटर। कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, एक तो ये सवाल आ सकता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब यहां पे कुछ बच्चे बड़े होशियार और चालाक होते हैं। सर आपने कहा था बड़े क्विकली आंसर देना है, तो जब वो रिएक्ट कंप्लीटली कर जाएंगे तो वहां पे तो कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। इतना भी तेज बनने के लिए नहीं कहा था, खुदारा माजरत के साथ इतनी तेजी नहीं चाहिए। जनाब आप देखें कि जो क्वांटिटीज मैंने दी हुई हैं दोनों की 8-8 ग्राम्स दी हुई है। इसको इस इक्वेशन की मदद से हमने अंडरस्टैंड करना है। अब आप कहेंगे सर लिमिटिंग रिएक्टेंट का साफ ज़ाहिर है जो क्वांटिटी ऑफ द वाटर कम प्रोड्यूस करके दे रहा होगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो आओ जरा आप लोग देखो कि सबसे पहले नंबर पर आपको इस चीज को समझना कैसे है। बेटा रेशो लगाना है। बेटा सबसे पहले स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स लिखते हैं। वाटर की फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन का मैं 4 ग्राम लिख रहा हूं जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया, और ऑक्सीजन का 32 ग्राम और वाटर का 36 ग्राम। टाइम शॉर्ट से शॉर्ट के अंदर विद इन सेकेंड्स आंसर तक पहुंचने की टेक्निक क्या है, आओ जरा आपको समझाता हूं। अब आप लोग थोड़ा सा गौर करो, समझो कि आपने दो रिएक्टेंट्स यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से वाटर बनाना है और अमाउंट्स जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है वो 8 ग्राम ईच है। तो दोनों में से देखेंगे लेसर क्वांटिटी ऑफ द वाटर कौन प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये देखिएगा, गौर से देख लीजिएगा, हाइड्रोजन और वाटर H2O। इसमें मैं अपने बच्चों से कह रहा हूं कि आप मैस और मैस का डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाओ। वो जो मैं कह रहा था मोल्स कैलकुलेट करने पड़ जाते हैं, तो मोल्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैस का मैस के साथ रिलेशनशिप दिखा सकते हो। बैलेंस इक्वेशन से उठाओ, जब 4 ग्राम हाइड्रोजन हो तो वो तुम्हें कितना वाटर प्रोड्यूस करके देगा, 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करके देगा। अब क्वेश्चन में देखो तुम्हें कितने ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, 8 ग्राम। अब साफ ज़ाहिर है यहां से तुम्हें हाइड्रोजन की क्वांटिटी डबल करके दी हुई है। फिर वही बात, एक ऐसी स्टेज आएगी जब आप इन क्वांटिटीज को देखकर ही जज कर लेंगे कौन सी लेसर कर दी गई है, कौन सी ग्रेटर कर दी गई है एज कंपेयर टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और वो स्टेज आती है जब वही बात न्यूमेरिकल नहीं रहता। 4 से 36 बन रहा है तो 8 से डेफिनेटली उसका डबल ही बनेगा ना, तो 72 ग्राम तुम्हें वाटर मिल सकता है अगर तुम्हारे पास 8 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद हो, लेकिन बशर्ते के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिल रही हो। अब यही चीज जरा ऑक्सीजन से पूछ लेते हैं। अब देखिएगा बेटे, ऑक्सीजन रेशो वाटर लगाने जा रहा हूं। बैलेंस इक्वेशन जरा मुझे बताना, कितनी ऑक्सीजन से कितना वाटर बनता है। वो कहती है कि भाई शुएब जब मैं 32 ग्राम होगी ना तो मैं तुम्हें 36 ग्राम पानी बनाकर दे सकूंगी हाइड्रोजन के साथ मिल करके। तो अब भाई शुएब तुमने सवाल में मुझे सिर्फ 8 ग्राम कर दिया है। आप खुद चेक करें, स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट से ऑक्सीजन मैंने घटा दी और स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट से हाइड्रोजन मैंने बढ़ा दी। तो बस यहीं से समझ जाओ कि जिसकी क्वांटिटी मैंने कम कर दी होगी वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा और जिसकी क्वांटिटी मैंने ज्यादा कर दी होगी वो एक्सेस रिएक्टेंट होगा। समझे होगे नहीं? तो लिमिटिंग और एक्सेस का तो यहीं से पता चल गया। अब आओ जरा
आप लोगों को इसकी कैलकुलेशन में प्रॉपर बता देता हूं। 32 से 36 बन रहा है तो बेटा चेक कीजिएगा 8 से कितना बनेगा, इसको मैं एक्सपोज कर लूं, प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, वरना मैं इसको 1/4 कर सकता था, क्योंकि देखें 32 का 1/4 है 8 ग्राम, तो 36 का भी 1/4 करके आप 9 ग्राम निकाल सकते हैं। लेकिन आप इसको प्रॉपर अगर सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से x विल बी इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 36 और ये डिवाइडेड बाय 32 हो जाएगा। इतना तो मैथ आता है ना तुम लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखें 8 4s आर 32 एंड 4 9s आर 36, तो ये मेरे पास आ गया 9 ग्राम ऑफ वाटर। अब चेक करो, ये डायरेक्ट 1/4 से भी मैं निकालने में कामयाब हो रहा था, तो बेटा जरा चेक करो 8 ग्राम हाइड्रोजन आपको 72 ग्राम्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करके देती है, जबकि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आपको जस्ट 9 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस करके देती है। तो कौन सी लेसर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है? इट इज नॉट हाइड्रोजन, इट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स लेसर क्वांटिटी एज कंपेयर टू द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, as compared to the required quantity, is producing lesser amount of the water. So oxygen is the limiting reactant and the answer of the question is Charlie. But the concept is कि यहाँ पे आपने ना सिर्फ वाटर की क्वांटिटी को पता चलाया, बल्कि ना सिर्फ आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट को भी फाइंड आउट कर लिया। एक और सवाल पूछ लूं यहीं पे, चले एक और सवाल यहीं पे। सवाल यह है कि यही सवाल रहने देते हैं और आपसे पूछता हूं हाउ मच, ये भी सवाल आ सकता है, हाउ मच एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। ये बड़ा मजे का सवाल होता है। एक्सेस रिएक्टेंट कितना अनरिएक्टेड बचा है, यानी कि लिमिटिंग में ऑक्सीजन तो 8 का 8 ग्राम खत्म हो जाएगा मान ली, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट व्हेन फिनिश्ड रिएक्शन विल स्टॉप। अब 8 ग्राम हाइड्रोजन जो कि एक्सेस रिएक्टेंट था, उसमें से कितने ने रिएक्ट किया और कितना बच गया, ये सवाल है। कितने ने रिएक्ट किया, कितना बच गया, ये सवाल है। कितने ने रिएक्ट किया, कितना बच गया, ये सवाल है। इसका भी तरीका सिखाता हूं। अब पहले आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर किया था, अब आप दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंपेयर करोगे, लेकिन यूज यही रेशो करोगे, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली बात समझ रहे हो? आओ जरा तुम्हें अब इसका तरीका सिखाता हूं। बेटा पता क्या है, अब इसमें आप सबसे पहले रिएक्टेड निकालेंगे। रिएक्टेड जब आपके पास आ जाएगी तो रिएक्टेड को माइनस कर देंगे हम टोटल में से। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिएक्टेड। रिएक्टेड निकालने के बाद हम टोटल क्वांटिटी में से माइनस कर देंगे जितनी रिएक्ट कर रही है, तो साफ जाहिर है हम अनरिएक्टेड तक पहुंच जाएंगे। अब रिएक्टेड कैसे निकालनी है, आओ जरा हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तैयार हो तुम लोग? ओके, ये देखो, वैसे फिर वही बात, डायरेक्ट तरीकाकार भी हो सकता है कि टोटल कितना पानी बनाया तुम लोगों ने, 9 ग्राम। अब आप मुझे बताओ 9 ग्राम पानी में सारे का सारा 8 ग्राम तो क्या होगा, ऑक्सीजन। तो 9 ग्राम में से मैं अगर 8 निकाल देता हूं तो बाकी कितना बचता है, 1 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम हाइड्रोजन ही रिएक्ट कर पाएगी 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो फिर बेटा 8 में से 1 निकाल दें तो 7 ग्राम अनरिएक्टेड बच रहा है। ये है वो कॉमन सेंस, ये है वो ऊंची उड़ान, ये है वो तसव्वुफ की दुनिया जिसमें जाके न्यूमेरिकल नहीं रहता। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए प्रैक्टिस करनी है। खैर प्रैक्टिस पहले करते हैं, जरा चेक कीजिएगा। 4 ग्राम हाइड्रोजन कितनी ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन, 32 ग्राम। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपके पास कितनी ऑक्सीजन थी, 8 ग्राम। आप ये देखना चाहते हो कि 32 ग्राम 4 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है, तो 8 ग्राम कितने हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन कितनी हाइड्रोजन की क्वांटिटी से रिएक्ट करेगी, ये फाइंड करना है।
तो बेटा ये देखिएगा अभी आपके सामने सेम यही वैल्यूज आने जा रही है। तो x विल बी इक्वल टू, ये बेटा 8 और 4 ज़रब खाएंगे, 8 इंटू 4, और ये 32 जो x के साथ मल्टीप्लाई होना था इसने नीचे यहाँ आकर क्या हो जाना है, डिवाइड। अब इतना तो पता ना तुम लोगों को, 8 इंटू 4 ओवर 32। अब ये देखें 8 4 32, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गए, 1 ग्राम रिएक्टेड आ गया। कैसा, ये मैंने आपको यहां पर बताया ना कि किस तरह मैंने 1 ग्राम रिएक्टेड बनाया था कि टोटल 9 ग्राम पानी बना था, उसमें से 8 का 8 ग्राम ऑक्सीजन था, और 8 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो सिर्फ 1 ग्राम ही उसके अंदर हाइड्रोजन होगा। तो बेटे रिएक्टेड आ चुका है आपके पास 1, टोटल क्वांटिटी थी 8 ग्राम, रिएक्टेड है 1 ग्राम, तो एन रिएक्टेड कितनी आएगी, 7 ग्राम। तो ये था आपके पास एक और कॉन्सेप्ट कि जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाउ मच एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। प्रोडक्ट की क्वांटिटी अलग पूछी जा सकती है, इसके अलावा लिमिटिंग रिएक्टेंट अलग पूछा जा सकता है, इसके अलावा एक्सेस रिएक्टेंट बाकी कितना बचा। प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चंस की, जितनी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाई होगी और आपको समझ भी आई होगी कि किस तरह से हाइड्रोजन और वाटर की रेशो लगाई, ऑक्सीजन और वाटर की रेशो लगाई, और हम लोग पहुंच गए गिवन क्वांटिटी तक। लो जी लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अब मजे की बात बताऊं, इसके अंदर भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जो आप थ्योरेटिकल यील्ड जब निकालते हो तो उसमें बैलेंस इक्वेशन यूज करते हो और उसकी मदद से थ्योरेटिकल यील्ड निकलती है। तो आइए जरा हम लोग सबसे पहले यील्ड की बात करते हैं। यार यील्ड तुम्हें पता है पैदावार को कहते हैं। जिस तरह से हम लोग फसलें जब उगाते हैं तो फसलों के अंदर हमें जितनी क्वांटिटी में अनाज मिलता है हम पर एकड़ के हिसाब से चेक करते हैं कि यार कितनी हमें यील्ड देखने को मिली। अब आप लोग जानते हैं कि यील्ड बेसिकली हमारे पास बेसिक 2 टाइप्स की होती है। एक इसमें बेटे हमारे पास एक्चुअल यील्ड होती है, और दूसरी हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होती है। अब आपको बड़े अच्छे तरीके से इस बात का अंदाजा है कि ये जो एक्चुअल यील्ड होती है इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल यील्ड कि जो कि हमेशा हमें एक्सपेरिमेंट के बाद हासिल होती है, और एक्चुअल यील्ड के बाद ये जब थ्योरेटिकल यील्ड की बात करते हैं इसको हम स्टिशियोमेट्रिक यील्ड भी कहते हैं, जो कि हम बैलेंस इक्वेशन से निकालते हैं, स्टिशियोमेट्रिक यील्ड भी कहते हैं। इसको कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं, कैलकुलेटेड यील्ड। इसको एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहा जाता है, एक्सपेक्टेड, और इसको आइडियल यील्ड भी कहा जाता है। ये सारे इसी के नाम है। एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ऑब्टेन्ड यील्ड, ऑब्टेन्ड यील्ड भी इसको कहते हैं, एक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्टेन्ड। ठीक है जी। अब आप लोगों को पता ही है कि जब हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं और जब एक्चुअल हासिल करते हैं तो एक बात तय है कि एक्चुअल यील्ड जो होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है। पेपर में सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, तो बेटा ये ऑलवेज ट्रू है। तो अगर आप लोगों से मैं ये कहता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, आप देखिएगा एक्चुअल यील्ड इज इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ये। इसके ऊपर मैं क्रॉस मार रहा हूं। इस तरह मैं कहता हूं कि नेवर पॉसिबल एक्चुअल यील्ड इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल यील्ड। ये आप लोगों की जिंदगी में तो ऐसा हो सकता है, हकीकत में ऐसा नहीं है। जिस तरह आप लोग पेपर देकर आते हैं और एक नंबर आप पेपर से अपने हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ये लिखा मैंने, मेरा पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर मुझे इतने 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 नंबर दे देगा, तो आप उसको कहते हैं कि ये मेरी थ्योरेटिकल यील्ड थी। वो आप लोगों ने थ्योरेटिकली नंबर कैलकुलेट किए थे क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो आप एक्चुअल नंबर आपके सामने आते हैं, एंड 33/100
यू नो एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल, ये असल में हकीकत में नंबर आते हैं वो आपके कैलकुलेट किए गए नंबरों से कम होते हैं। बहुत दफ़ा किस्मत मेहरबान हो जाती है, जो आप कैलकुलेट करते हैं उससे ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? इसको कहते हैं चमत्कार, जो कि आपकी ज़िंदगी में अक्सर होता रहता है। जिस तरह मैं आपकी ज़िंदगी में आया हूँ, मेरा आना भी आपकी ज़िंदगी में एक चमत्कार है, चमत्कार। लो जी, अब मैं अगर आपसे कहूँगा यार ये लिख दिया जाए कि एक्चुअल यील्ड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थ्योरेटिकल यील्ड, तो बेटा अगर ये चार ऑप्शंस हों तो अब आपसे मैं पूछूं इनमें से कौन सी ऑलवेज ट्रू, तो पहले वाली ऑलवेज ट्रू होगी। इट कैन बी ट्रू, तकरीबन बराबर हो सकती है, का मतलब है कि 19-20 का फर्क भी हो सकता है। और ये आइडियल कंडीशंस होंगी कि एक्चुअल यील्ड तकरीबन थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर आ गई। अदरवाइज बराबर वाला एग्जैक्टली कोई सीन नहीं है, ग्रेटर वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पेपर में सवाल है कौन सी रिलेशनशिप का सवाल ही पैदा नहीं होता तो ये होगा कौन सा रिलेशनशिप गलत हो सकता है, ये कौन सा रिलेशनशिप ठीक है, ये कौन सा रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, ये हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये नहीं होता और ये होता है। क्या ख्याल है? समझ आई? होता है, हो सकता है, बिल्कुल नहीं होता है, होता है, हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो बेटा ये देखिएगा आप लोगों के सामने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली एग्जांपल में लेकर के चल रहा था, उसी को डिस्कस करूं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बनाना चाहते हैं पानी। तो अब आप लोग जरा थोड़ा सा मुझे फैसला करके बताएं, मैं यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ, जो मैंने आप लोगों को अभी अब तक बात बताई उसके हवाले से। तो ज़रा ये गौर करें और देखें कि यहाँ पर आपको अब तक जो मैं समझा कर आया हूँ, जो आप लोगों ने नोट किया होगा, जो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ वो आप लोगों के पास साफ ज़ाहिर सेव हो गया होगा। उसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप यहाँ पर कंपेयर करके अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। मैं ज़रा कलर इसका चेंज करता हूँ, मुझे पेन चाहिए, रेड कलर का चाहिए। बड़ा ज़रा देखिएगा, आपको हाइड्रोजन का 1 kg दिया जा रहा है और ऑक्सीजन का भी 1 kg दिया जा रहा है। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछूं कि दोनों का 1 kg दे करके पूछूं इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो? बोलो ना, बोलो ना जी। हाइड्रोजन के जहां पर 2 एटम्स यूज होने हैं, ऑक्सीजन का वहां पर 1 एटम यूज होना है, अभी आपको बता कर आया था। तो दोनों अगर आप लोगों को इक्वल क्वांटिटी में दे दूंगा तो कंजम्पशन रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द एटम्स की अगर मैं बात करूंगा तो बेटे वजन के एतबार से मेरे पास हाइड्रोजन की कंजम्पशन रिलेटिवली ज़्यादा होगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप इनकी गिवन क्वांटिटीज से इनके मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो भी आप लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आओ ज़रा आपको यहां पर इस कॉन्सेप्ट को भी बता दूं कि 1000 ग्राम्स अगर आप लोगों के पास हाइड्रोजन है तो इसके मोलर मास 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 500 मोल्स होंगे इस वक्त किसके? हाइड्रोजन से। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आ गई कि आपने मास को मोल्स में कन्वर्ट करके पता चलाना है। और इन द मीनवाइल 1000 ग्राम मेरे पास ऑक्सीजन है और मैं ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स मोलर मास के साथ जब इसको डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट सीख लेना कि जिस रिएक्टेंट के मोलर मास ने ज़्यादा होना है, अगर रिएक्टेंट्स आपको इक्वल क्वांटिटी में 2 दिए हुए हैं और आप उनके मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको कतई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। जिसके मोलर मास ने ज़्यादा होना है उसके मोल्स ने कम हो जाना है, क्योंकि आप मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स निकालने जा रहे हो। तो बच्चा पार्टी यहाँ पर आप लोग अगर गौर करें तो अप्रॉक्सीमेट आप देखो फिर वही बात कि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं क्यों ना 32 की बजाय इसको 30 कंसिडर करूं और 30 3 90 होता है। तो बेटा मैं यहाँ पर 3 लगाऊं और साथ में यहाँ पे 0 लगा दूं
तो फिर मेरा बेटा मेरे पास तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर तकरीबन 30 मोल्स मेरे पास ऑक्सीजन गैस बन रही है और 500 मोल्स मेरे पास हाइड्रोजन गैस के बन रहे हैं। तो बेटा डेफिनेटली ग्रेटर अमाउंट के अंदर जो मेरे पास मौजूद है इस वक्त गैस वो हाइड्रोजन है। और अगर मैं इस रेशो के मुताबिक कंबाइन करके इनको वाटर बनाऊं भी तो बेटा ज़रा चेक कीजिएगा यहाँ पर अब मैं रेशो के हिसाब से बात करता हूँ। वाटर की एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक अगर मैं इसको लिख देता हूँ तो ये ज़रा देखिएगा कि गौर से देख लीजिएगा कि ये बात भी यहाँ पर मैं अपने बच्चों को समझाता चला जाऊँ। तो मेरी एक आदत है कि जब आप बच्चे को बात समझा रहे हो तो फिर क्रिस्टल क्लियर करो। ये देखो हाइड्रोजन 2H2 प्लस ऑक्सीजन O2 2H2O। तो बड़ा ज़रा चेक कीजिएगा 2:1 के हिसाब से इन्होंने मिलकर 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाना है। तो 500 मोल हाइड्रोजन के हैं यहाँ पर और तकरीबन 32 मोल्स ऑक्सीजन के हैं। इससे आप रेशो से कैलकुलेट कर लो, बिल्कुल खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 2 मोल से 2 मोल वाटर मिल रहा है तो 500 मोल से आपको 500 मोल वाटर मिल रहा है। इसके 1 मोल से आपको 2 मोल वाटर मिल रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है 32 मोल से डबल कर देते हैं 64 मोल्स हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन के 32 मोल आपको 64 मोल ऑफ वाटर बनाकर दे रहे हैं और हाइड्रोजन के 500 मोल्स आपको 500 मोल बना के देख रहे हैं। ये देखो ये रेशो पड़ी हुई है 2:2 है हाइड्रोजन और वाटर के मोल्स और 500 से 500 ही बनेंगे और इसके 1 मोल से 2 मोल अगर वाटर, ये मोल्स की मोल के साथ कंपैरिजन था। पहले आपको मैंने मैथ्स के साथ कंपैरिजन बताया। तो चेक कीजिएगा 2 मोल हाइड्रोजन आपको 2 मोल वाटर बना के दे रहा है। 500 मोल हाइड्रोजन से आपको 500 मोल वाटर प्रोड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं। 1 मोल ऑक्सीजन आपको 2 मोल ऑफ वाटर बना के देता है और 32 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर होंगे तो 64 मोल्स ऑफ वाटर बनेगा। तो डेफिनेटली लेसर अमाउंट ऑफ द मोल्स जो प्रोड्यूस करके दे रहा है आपको वाटर के वो ऑक्सीजन है। तो अगर दोनों का 1 kg आपको दे देता हूँ तो इन दोनों में से ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों तक पहुंचा। अब आओ जरा ये जो वाटर बन रहा है तो वाटर की बेटा जो एक्चुअल यील्ड होगी वो लाजमी तौर पर लेस देन 2 kg होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कभी भी रिएक्टेंट की इक्वल क्वांटिटी प्रोडक्ट की इक्वल क्वांटिटी के इक्वल नहीं हो सकती। और बेटे थ्योरेटिकल यील्ड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली पूरी 2 kg होगी। क्यों? कि दोनों रिएक्टेंट्स को जमा करने के बाद इतने किलोग्राम आपको वाटर प्रोड्यूस करना चाहिए। ये एक पिक्चर है जो आपको आइडिया दे रही है। ये आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट और यील्ड के कॉन्सेप्ट को मर्ज करके पेपर में आने वाले न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है इस तरफ चलते हैं। तैयार हो समझने के लिए? ओके। तो बेटा यील्ड की बातें तो आप लोगों के साथ हो गई। थ्योरेटिकल यील्ड का बता दिया, एक्चुअल यील्ड का बता दिया, इसके हवाले से आइडिया दे दिया। यहां पर भी छोटा सा सवाल है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। ये बातें आप लोगों को पता चल गई, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन एज ए केमिकल रिएक्शन और ये बेटा जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है एक चीज, तीसरी चीज, इसको हम लोग एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन भी कहते हैं। ये क्या चीज है एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन? इसको समझिएगा। एफिशिएंसी ऑफ द केमिकल रिएक्शन का दूसरा नाम परसेंटेज यील्ड है। इसको क्वालिटी ऑफ द यील्ड भी कहते हैं। क्वालिटी यील्ड यानी कि आपने क्वालिटी ऑफ रिएक्शन कि किस क्वालिटी का रिएक्शन लगाया गया है, मैक्सिमम यील्ड को कितना बढ़ाया गया है। अब देखिएगा कि एफिशिएंसी ऑफ द केमिकल रिएक्शन को फाइंड आउट करना हो तो ये कंपैरिजन है किसका? एक्चुअल यील्ड का किसके साथ? थ्योरेटिकल यील्ड के साथ। तो इसको परसेंटेज यील्ड का नाम दिया जाता है। पेपर में सवाल आए कि परसेंटेज यील्ड इज
रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड टू एक्चुअल यील्ड या एक्चुअल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड? तो बेटा ये एक्चुअल की थ्योरेटिकल यील्ड के साथ एक रेशियो को कहा जाता है। अब मैं बच्चों को एक बात बताऊं कि आपको पेपर में ये ऐसे भी लिख के दे सकता है कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू, जरा गौर से देखिएगा, कि एक्चुअल यील्ड मल्टीप्लाई बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। क्या ये रिलेशनशिप ठीक है या गलत है? जी बिल्कुल, एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड का प्रोडक्ट नहीं है, एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड की रेशियो है क्या? परसेंटेज यील्ड। हाँ अब ठीक है ये? जी बिल्कुल अब ठीक है, क्योंकि ये नीचे की थ्योरेटिकल यील्ड जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली इसकी पावर को मैं चेंज कर दूंगा। इस तरह से ट्विस्ट डाल सकता है पेपर के अंदर आप लोगों को, ठीक है। आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई बाय 100%, ही बिल्कुल 10⁻² का मतलब बेटे 100 ही होता है। इस तरह से भी आपको लिख कर दे सकता है। तो ये चीज आप लोगों को समझ लेनी चाहिए कि परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड और इनकी आपस में रेशियो को किस तरह से डील किया जाता है। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, कुछ जरा सुन लीजिएगा, यहां से एमसीक्यू बन सकता है। आप लोगों को याद होगा एक शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, आपके टीचर ने आपको बताया था कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। कुछ याद आया? जी बिल्कुल, यहां पे एमसीक्यू आ सकता है। अब आप लोगों से मैं सवाल पूछता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन of actual yield less than theoretical yield? यानी कि इनमें से कौन सी रीजन नहीं है एक्चुअल यील्ड के लेस होने और थ्योरेटिकल यील्ड के ज्यादा होने की? फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शंस कुछ इस तरह से दी जाती हैं जो कि आप जी ABCDEH FGH ये रीजन्स। बेटा इम्प्योरिटीज एक रीजन, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, बाय प्रोडक्ट, फॉर्मेशन, मैकेनिकल लॉस, मैकेनिकल लॉस ऑफ द प्रोडक्ट के ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स लॉस हो जाए, मैकेनिकल लॉस ऑफ द प्रोडक्ट। इस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा ड्यूरिंग सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन टेक्निक्स इज इक्वल टू MC²। ठीक है जी, इम्प्योरिटीज है, रिवर्सिबिलिटी है, बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, मैकेनिकल लॉस ऑफ द प्रोडक्ट है, E इज इक्वल टू MC²। ठीक है, इसी तरह आप लोगों को ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इसके अलावा इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, और इसके अलावा फॉल्ट ऑफ ऑपरेटर्स। अब जरा चेक कीजिएगा आप लोग कि नॉट अ रीजन ऑफ एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो बेटा याद रखिएगा ये सारे। अब आप सोच रहे हो कि सर ये E इज इक्वल टू MC²। अबे ये भी रीजन है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान जब आप हीट कर रहे होते हैं तो कुछ मैस किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मैस बेटे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा वो आपके वेट की मेजरमेंट के अंदर शामिल नहीं होगा। तो इस चीज को मेरे बच्चे ज़हन में रख लें, ये सारी की सारी रीजंस हो सकती हैं जिसमें एक्चुअल यील्ड
लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड है। अगर मैं आपसे कह देता कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ आइसोटोप्स, कोई इस तरह की बाउंड्री अगर आ जाए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ आइसोटोप्स, तो बेटा ऐसी कोई रीजन नहीं होती एक्चुअल यील्ड कम हो जाए और थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा हो जाए। तो इस तरह का पेपर में आप लोगों को जो है वो सवाल दे सकता है। अब आइए जरा हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के क्या करेंगे, क्यों ना आपको एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड से आने वाले पेपर में न्यूमेरिकल के हवाले से बता दूं। फिर से एक दफा आप लोग सीख जाएंगे, अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि किस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। तो बेटा बिफोर दिस कि मैं ये यील्ड का न्यूमेरिकल आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को समझाऊं, मेरी एक बात पल्ले से बांध लीजिएगा। जरा आप अपना पल्लू तैयार करें, सब बच्चे पल्लू तैयार करें और सुन ले मेरी बात। यील्ड का न्यूमेरिकल, परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं हर दफा परसेंटेज यील्ड आ जाए। बाद दफा आप लोगों से थ्योरेटिकल यील्ड भी पूछ सकता है, एक्चुअल यील्ड भी पूछ सकता है, परसेंटेज यील्ड दे करके कोई भी रेशियो में से पूछ सकता है सवाल। लेकिन जो मैं बात करने जा रहा हूं, एक सिंपल क्वेश्चन कैसा होगा उसको समझिएगा। सवाल जब आपके सामने आएगा तो आपको सवाल में दो तरह की क्वांटिटीज दी हुई होंगी। सवाल में दो तरह की क्वांटिटीज दी हुई होंगी। एक क्वांटिटी उसमें रिएक्टेंट की क्वांटिटी होगी, जिस तरह आपको यहां पर 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है। दूसरी क्वांटिटी आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी दी हुई होगी, जिस तरह आपको यहां पर 14 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है। सवाल में आपको दो क्वांटिटीज दी हुई होगी। जिसने मेरी ये बात समझ ली, अंडरस्टैंड कर ली, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर बहुत हेल्प होने जा रही है। क्वेश्चन में आपको दो क्वांटिटीज दी हुई होगी। एक क्वांटिटी रिएक्टेंट की क्वांटिटी होगी और दूसरी क्वांटिटी प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी। तो याद रख ले, वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो आपको सवाल में दी गई है, वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो आपको सवाल में दी गई है, वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी एक्चुअल यील्ड होती है। ये बात आपने नहीं भूलनी। वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो आपको सवाल में दी हुई होती है, वो एक्चुअल यील्ड होती है। और थ्योरेटिकल यील्ड फिर कैसे निकलेगी जब आप परसेंटेज यील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं? रिएक्टेंट की क्वांटिटी की मदद से, दोबारा सुन लो, रिएक्टेंट की क्वांटिटी की मदद से आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी की मदद से जो आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, ये जो प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करेंगे, ये थ्योरेटिकल यील्ड होगी। और इस रिएक्टेंट की क्वांटिटी की मदद से जो प्रोडक्ट आप कैलकुलेट करेंगे, तो आप यूज करेंगे बैलेंस इक्वेशन। तो बेटा क्या समझे? मैं ये कहना चाहता हूं कि एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपको पेपर में दी हुई होगी, जो पेपर में आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी दी हुई होगी, वो एक्चुअल यील्ड होगी। और दूसरी आपने जो रिएक्टेंट की क्वांटिटी क्वेश्चन में दी हुई होगी, उससे प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, जिसको आप थ्योरेटिकल यील्ड कहोगे। लेकिन करनी किस तरह से है? बैलेंस इक्वेशन से करनी है। 3 दफा इस बात को दोहराओ। क्वेश्चन में रिएक्टेंट की क्वांटिटी की मदद से प्रोडक्ट की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है बैलेंस इक्वेशन से, जो थ्योरेटिकल यील्ड होगी। सवाल में दी गई प्रोडक्ट की क्वांटिटी एक्चुअल यील्ड है। सवाल में दी गई प्रोडक्ट की क्वांटिटी एक्चुअल यील्ड है। सवाल में दी गई प्रोडक्ट की क्वांटिटी एक्चुअल यील्ड है। तो जनाब, सवाल में दी गई प्रोडक्ट की क्वांटिटी एक्चुअल यील्ड है। ये बात आप लोगों को बताने के बाद, समझाने के बाद, आइए जरा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ये 2 लाइंस कहाँ लग गई है, क्यों लग गई है? इन 2 लाइंस को तो मैं हटाऊं यहां से, ताकि मैं अपने बच्चों को न्यूमेरिकल तो सिखाऊं। तो जी अब सवाल पढ़ ले मेरे प्यारे बच्चे, सवाल पढ़ ले। A researchers has prepared a sample of calcium oxide by heating 50 grams of calcium carbonate। अब ये 50 grams calcium carbonate reactant है, और after purification he obtained 14 grams of calcium oxide। तो 14 ग्राम जो कैल्शियम ऑक्साइड आपको दिया गया है, ये एक्चुअल यील्ड है। और प्रोडक्ट के बाद उसने पूछा है परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करके बताओ।
तो अब आप लोग मुझे बताएं परसेंटेज यील्ड में आपको एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो क्या सवाल में आपको एक्चुअल यील्ड दी हुई है? जी बिल्कुल, आप लोगों को सवाल में एक्चुअल यील्ड दी हुई है, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं 14 ग्राम इज द एक्चुअल यील्ड, जो कि सवाल में दी हुई होती है। तो सवाल में दी गई प्रोडक्ट की क्वांटिटी एक्चुअल यील्ड है। अब ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से तुम लोगों को प्रोडक्ट की थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो बैलेंस इक्वेशन की वजह से प्रोडक्ट की थ्योरेटिकल यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए जरा देखिएगा। कैल्शियम नजर आ रहा है तुम लोगों को? कैल्शियम का मैस होता है 40, कार्बन का मैस होता है 12, ऑक्सीजन का मैस होता है 16 ज़रबे 3। तो ये तीनों क्वांटिटीज को जमा करें तो बच्चा पार्टी 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मैस बन रहा है, जो कि स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट है। आओ जरा, मेरा कार्बन डाइऑक्साइड से कोई लेना देना नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी सवाल आ सकता है, लेकिन मेरा अभी इससे कुछ लेना देना नहीं। मैं कैल्शियम का 40 और ऑक्सीजन का 16 जमा करूं तो ये बनता है 56 ग्राम्स। तो बच्चे मुझे बताएं कि बैलेंस इक्वेशन मुझे बता रही है, वही लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट स्टिशियोमेट्री यहां पर आ गया, यानी कि तीनों टॉपिक एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, स्टिशियोमेट्री और यील्ड। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट अगर हो बच्चों तो कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है? 56 ग्राम। आप मुझे बताओ सवाल में कितना कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ? 50 ग्राम। तो हाफ कर दिया ना, तो इधर से 50 ग्राम हुआ हाफ, तो उधर से प्रोडक्ट भी हाफ कर दें, यानी कि 28 ग्राम बनने की इतनी ही बनेगी। जी बिल्कुल, 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। क्या मेरे बच्चे मुझे बता सकते हैं कि 100 ग्राम से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था, तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 28 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेटा ये जो 28 ग्राम तुम लोगों ने बैलेंस इक्वेशन की मदद से इस रिएक्टेंट की सवाल में दी गई क्वांटिटी से यील्ड निकाली है। अभी मैंने बताया था जो बैलेंस इक्वेशन से निकालते हो तुम लोग, उसको कहा जाता है थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये मेरे बच्चों तुम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड आ चुकी है। दोबारा से बोल रहा हूं, रिएक्टेंट की क्वांटिटी जो सवाल में दी हुई है, बैलेंस इक्वेशन को यूज करते हुए, बैलेंस इक्वेशन में स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट से पूछा, उसने कहा मैं कैल्शियम कार्बोनेट अगर 100 ग्राम रखते हूं तो कैल्शियम ऑक्साइड 56 ग्राम प्रोड्यूस करता हूं, और अगर 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हो तो उससे 28 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम प्रोड्यूस होता है। तो आओ जरा 14 को डिवाइड करो 28 से, मल्टीप्लाई करो 100 से। कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सा मुश्किल काम है जो तुम लोग यहां पर नहीं कर पाओगे। तो यहां पर 50% परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट हुई। तो ये आप लोगों के पास इस सवाल का आंसर आया 50%। ये था सवाल को सॉल्व करने का तरीका। यकीन मानो केमिस्ट्री बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अनटिल अनलेस तुम इसको मुश्किल समझ लो, सवार ना कर लो सर के ऊपर। देखो कितने स्मॉल से वे के अंदर, आसान से सिंपल से वे के अंदर मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक सिखाई कि सवाल में आपको दो क्वांटिटीज दी हुई होंगी। एक रिएक्टेंट की क्वांटिटी होगी जिसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से आपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, और दूसरे नंबर पर आपको जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी सवाल में दी गई होगी उसको एक्चुअल यील्ड कंसीडर करना है। तो बच्चों पेपर में एक बार सवाल आया था, मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि बेस्ट परसेंटेज यील्ड और आइडियल परसेंटेज यील्ड किसको कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा, आपको लेस देन 100%, मतलब आपको ऑप्शंस देता हूं मैं। चलिए आपको ऑप्शंस देता हूं यहां पर मैं, ये पेपर में जो सवाल आया था एग्जैक्ट वही ऑप्शंस आपके गोश गुजार कर देता हूं। इस सवाल को समझिएगा, आपको मैं 3 ऑप्शंस देता हूं कि 80%,
90%, 95%, लेस देन 100%। तो जब इस तरह की ऑप्शंस आपको दे तो बेस्ट का मतलब बेटे लेस देन 100%। बस इसको आप ज़हन में रख लीजिएगा। जितना 100% के करीब से करीब तर होती चली जाएगी वो आइडियल से आइडियल होती चली जाएगी। और अब आपसे कहा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज यील्ड कैन नेवर पॉसिबल, तो बेटा ईटा ऑप्शन आपको 100% लिख के दे दूं। क्या नेवर पॉसिबल, नेवर एवर पॉसिबल में आप फिर 100% लगाएंगे कि कभी भी 100% एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर मुमकिन नहीं है। ये थे टॉपिक्स हमारे पास पहले यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट्स के। मैंने कोशिश की कि अच्छा अब आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, ये हमारा जो कोर्स है ये क्विक कोर्स है। अभी अंदाजा लगा लो, चीजें समझाने के लिए ये भी क्विक कोर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, वगरना वो जो है ना बात समझने वाली पढ़ने वाली, उसको फुलफिल करने के लिए एक पीक चाहिए होती है, एक लेवल चाहिए होता है। मुझे आप लोगों की तरफ से ढेर सारी दुआएं चाहिए और आप लोगों की तरफ से ढेर सारा फीडबैक चाहिए। उस दुआओं और फीडबैक की बुनियाद पर ही आगे और बेहतर से बेहतर पूरी केमिस्ट्री आपके लिए मैं कर सकता हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वॉच माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन द यूनिट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। टेक केयर। खुदा हाफिज़।